गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय स्टडी। हमने भूगोल विषय शुरू किया था, उसके अंदर लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरे चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर करूंगा इसी का। इसमें उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सभी को कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट कराने की। आप लोगों की एक शिकायत थी कि मैं डिस्क्रिप्शन ज़्यादा करा रहा हूँ, डिस्क्राइब ज़्यादा करा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि प्री के साथ साथ मेंस को भी कवर किया जाए, लेकिन अब मैं डिस्क्राइब कम करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मेन मकसद यूपीपीसीएस प्री का है और जीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करने का है। तो उसी को देखते हुए मैं आगे श्रृंखला को बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, देखिए पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ लें हम पहले, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु क्या है? तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से नदी का उद्गम हुआ है, सिंधु नदी का, ठीक है। यह उत्तर पश्चिम को प्रभावित होते हुई कहाँ? गिलगित के पास एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मालूम हो? यदि नहीं मालूम बता दूंगा मैं क्या होता है गार्ज, ठीक है। गिलगित का निर्माण करती है और बाद में ये दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां देख लीजिए, सिंधु की सहायक नदियां का एक क्रम याद रख लीजिए: चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्रम याद रख लीजिए। 2 बार याद करोगे। देखो, पहले पश्चिम में क्या है? झेलम है, फिर क्या? चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, सतलज है। ये क्रम याद रखना, एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। अब झेलम नदी क्या है? जम्मू कश्मीर के पास वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। यह अपना जल कहाँ गिराती है? बूला झील में गिराती हुई आगे बढ़ती है और जम्मू कश्मीर के आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यही एकमात्र नदी है जो केवल कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में, केवल एक ही जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। और भारत और पाक की सीमा पर कौन सी झील है? झेलम नदी है, ठीक है। भारत पाक की सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पाक की सीमा पर बहने वाली, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर और पाक के मध्य सीमा बनाती है वो कौन सी है नदी? झेलम नदी, ठीक है। बाकी 3 नदियों का उद्गम: चिनाब, रावी, ब्यास। ये रावी है, फिर ब्यास है। चिनाब, रावी और ब्यास का जो उद्गम हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से हुआ है। किससे? बारालाचा दर्रा से हुआ है, ठीक है, याद रखिए। चिनाब का बारालाचा दर्रा से, और ब्यास लिख लीजिए। जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखते जाइए आप, केवल देखिए जरा से क्या एक लाइन लिखते जाइए आराम से आप लोग। ये आपके प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए, रावी और ब्यास का उद्गम कहाँ पर हुआ है?
रोहतांग दर्रे से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ? रोहतांग दर्रे से। अब ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को पार करके पंजाब में कपूरथला से, पंजाब में कपूरथला एक स्थान है, कपूरथला में किससे मिल जाती है? सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, और सतलज नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से, किससे? सिपकीला दर्रे से नहीं सॉरी, यह गौज बनाती है, सिपकीला गौज बनाती हुई सतलज जो सिपकीला उद्गम कहाँ से हुआ है? सतलज नदी का हुआ है तिब्बत के पास, तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से इसका उद्गम हुआ है सतलज नदी का। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा बनाती हुई कहाँ पर? पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में इस ब्यास नदी इससे मिल जाती है। और इन चारों नदियों के जल को, कौन कौन सी नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, इन चारों नदियों के जल को मिलाकर किसमें गिरा देती है? पाकिस्तान के पास मिठानकोट में मिल जाता है। मिठानकोट के पास मिल जाता है। ठीक है, यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यानी चारों नदियों का जल मिलाकर कहाँ मिल जाता है? मिठानकोट में मिल जाता है। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है, पहले तो ये बनता है कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है। ठीक है जी, मैंने बताई दिया आपको। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि ब्यास नदी किन किन राज्यों में बहती है और ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है। देखिए एकमात्र नदी है ब्यास नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। और इन चारों नदियों का जल किसमें? सतलज नदी के द्वारा ही, किससे? सतलज नदियों के द्वारा ही तो मिलके जाता है। देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास किसमें मिल रहा है? सतलज नदी में मिल रहा है। सतलज नदी में सभी नदियों का जल मिल जाता है, उसके बाद यह कहाँ प्रवाहित होती है? मिठानकोट में जाके मिल जाता है। ठीक है, इतना आ गया। अब एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है वो कौन सी है? झेलम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में, जो कि अब क्या लद्दाख जिला है, केंद्र शासित राज्य, उसमें दर्रे का निर्माण करती है। कहाँ पर करती है? गौज का निर्माण करती है। कहाँ पर करती है? गिलगित में करती है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र, याद रखोगे। अब देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाएं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तरकाशी जिले में गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थान से, ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, अब देखिए गंगा नाम पड़ा कैसे इसका? जी है आपका सतोपत हिमालय, ठीक है। सतोपत हिमालय से विष्णु गंगा
और धवल गंगा। विष्णु गंगा सतुपट हिमालय से धवल गंगा और विष्णु गंगा को उद्गम हुआ। ठीक है, अब ये कहाँ पर मिली आगे? विष्णु प्रयाग में। जब ये दोनों मिल जाती हैं, विष्णु प्रयाग कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, जब ये मिल जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा नाम हो गया इसका। ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा। जब यहाँ पे पिंडार नदी आके, कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से आके मिलती है तो इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी अलकनंदा, जी अलकनंदा, ये देखो अलकनंदा जो आ रही है, इससे मिलती है तो इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जब अलकनंदा से भागीरथी नदी जब भागीरथी नदी आके मिलती है तो भागीरथी नदी जब मिल जाती है इससे आके, तो उसका हम क्या कहते हैं? कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। इसको क्या कहते हैं हम? तब इसको गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर काशी जिले से। कहाँ से? उत्तर काशी जिले से। ठीक है, इतना आ गया। अब गंगा नदी से, गंगा नदी के दाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम, गंगा नदी के दाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम, यहाँ यमुना नदी, यमुना, देखिए यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन और सोन। देखिए आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा, दाएं गंगा नदी से मिलने वाली नदियों का क्रम, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन और सोन। ठीक है, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन, सोन। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है। अब इसमें ये पूछे, दाएं से मिलने वाली ग्लेशियर से, यानी कि हिमालय के ग्लेशियर से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी? दाएं मिलने वाली, यानी हिमालय से के ग्लेशियर से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है? यानी उत्तर काशी। कहाँ से किससे निकलती है? बंदरपुर जिले से निकलती है। यमुनोत्री से। तो ये कहाँ मिलती है आके? यहाँ आपको, यानी दाएं से मिलने वाली हिमालय नदी कौन सी है तुम्हारी? यमुना नदी। इसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। चंबल, सिंध और बेतवा और कैन, ये नदियाँ जो हैं आपकी, ये मालवा के पठार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? मालवा के पठार से। यह देखिए नदियाँ हैं जो,
नदियाँ ये देखिए, ये चारों नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चारों नदियाँ डायरेक्ट गंगा नदी में अपना जल नहीं गिरा रही हैं। डायरेक्ट देखिए किस में मिला रही है ये, यमुना नदी में। यानी अपना जल किस में मिला रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन किस में मिला रही है, यमुना नदी में। यमुना नदी में जब चारों का जल मिल जाता है उसके बाद ये आगे बढ़ती है और ये फिर गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। इतना आ गया। दाएं सिरे पर मिलने वाली नदियों का मालूम पड़ जाएगा ना आपको कौन कौन सी है। इसके बाद टॉन्स नदी यानी हिमालय में, सॉरी इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। टॉन्स नदी हिमालय के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि सोन नदी बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, पटना के पास। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, अब देखिए बाएं सिरे पर मिलने वाली क्रम याद रख लीजिए, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। रामगंगा, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। जी क्रम याद रखिएगा। इसमें सभी नदियां हिमालय से उत्पन्न है, हिमालय से उद्गम है, लेकिन गोमती नदी का उत्तर प्रदेश के फुलड़ जिले से है। कहाँ से, मैदानी क्षेत्र फुलड़। ठीक है। बाकी सबका कहाँ से है, हिमालय। अब गंगा नदी जो बहती है वो कहाँ बहती है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है। गंगा नदी के दाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम लिख लीजिएगा, बाएं वाला क्रम लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जो मैंने बोला है, गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। किन किन राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। सबसे ज़्यादा लंबाई किस में है, उत्तर प्रदेश जिले में। सबसे कम किस में है, झारखंड में। पूछ लेता है एग्जाम में, सबसे कम लंबाई, गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस जिले में है, तो क्या दोगे उत्तर, झारखंड में। किस में है, झारखंड में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के पास में आकर, देखिए पश्चिमी बंगाल के पास में आकर यह गंगा नदी छोटी छोटी वितरकाओं में, वितरका जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कई नदियों में विभाजित हो जाना, कई छोटी छोटी नदियों में विभाजित हो जाना। ठीक है। वो क्या कहलाती हैं, वितरिका कहलाती हैं, वितरिका, जिसको ट्राइब्यूट भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक हुगली नदी के रूप में, हुगली नदी के रूप में बंगाल में। ठीक है। जबकि ये सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको भागीरथी नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में क्या नाम दिया जाता है, भागीरथी, भागीरथी, और पद्मा नाम भी दिया जाता है। ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का देखें। अब
ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर से हुआ। किसमें? तिब्बत में मानसरोवर के पास हुआ है। और यह तो अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के पास एक गाज का निर्माण करती है। दिहंग के पास एक गाज का निर्माण करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको किस जमुना नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से बोला जाता है। जमुना, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से बुलाया जाता है। यहाँ मणिपुर के पास में बराक नदी, यानी बराक नदी, मणिपुर से बराक नदी निकलती है, जो कि अपना जल किससे मिला लेती है? जब जमुना नदी से मिला लेती है तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। यानी कि जमुना नदी, यानी कि कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि जमुना नदी और मेघना नदी, जमुना नदी प्लस मेघना नदी और जमुना नदी जब गंगा नदी से मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से बोलते हैं, पद्मा। ठीक है। और जमुना नदी मेघना नदी के नाम से मिलती है तो उसको मेघना के नाम से बोला जाता है। ये तीनों नदियाँ मिलकर अपना जल मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। किस नाम से गिराती हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो क्या होगा आपका उत्तर? क्या होगा उत्तर? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बता दिया मैंने अभी बात। जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है किन किन देशों से मध्य सीमा बहती है? देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहाँ बह रही है? बांग्लादेश में बह रही है। बांग्लादेश में। उसके बाद क्या है? मानसरोवर से उत्पत्ति है उसकी, तिब्बत के बता रहे यानी चाइना में और भारत में। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब कौन सी नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये क्या अपने देश में बहने के साथ साथ अन्य देशों में भी बह रही हैं। ठीक है, मैंने बताया सिंधु नदी कहाँ कहाँ बह रही है? चाइना, पाकिस्तान, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत, बांग्लादेश। और सतलज नदी कहाँ पर है? चाइना, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियों से तात्पर्य उन नदियों से है जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व में थी। इन्होंने अपने मार्ग को नहीं बदला, यानी कि हिमालय के उत्पन्न होने से पूर्व वह उपस्थित थी तथा उन्होंने हिमालय के उद्गम के साथ साथ अपने मार्ग को कोई परिवर्तन नहीं किया। जिस मार्ग में वह बह रही थी उसी मार्ग में वह प्रवाहित हो रही हैं। उस प्रकार की नदियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। यानी कि सपोज कोई नदी हिमालय के, ये बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्या हुई? बृहद हिमालय की उत्पत्ति। नदियों के उद्गम का मार्ग प्रारंभ से यही था, तो यह क्या किया इन्होंने?
गाज का क्या कर देंगे ये, आई आकार की घाटियों का निर्माण कर देंगे। किसका कर देंगे? आई आकार की घाटी। इन्हीं को क्या कहते हैं? हम गाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाज। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व वह उपस्थित थी तथा उन्होंने अपने मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया और अब वे उस मार्ग पे क्या कर देंगे? गाज का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में गिलगित गाज और यहाँ पर कौन सा गाज की हुई? दिहांग गाज, सिपकीला गाज, सतलज नदी के द्वारा सिपकीला, जब यहाँ पर सिंधु नदी के द्वारा गिलगित के पास में, ठीक है, सिंधु गाज बोलते हैं उसको, और दिहांग गाज। ठीक है, अब देख लीजिए दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमालय से पुरानी है। कैसी हैं? हिमालय से पुरानी है। दक्षिण भारत की नदियाँ विसर्ग का निर्माण नहीं करती। विसर्ग का मानते हो? टेढ़े मेढ़े मार्ग का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पुटअप होता है वहीं से मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों को पहले एक क्रम याद रख लीजिए। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये तुम्हारे अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावेली, पेरियार, भारतपुजा। अब देखिए, लूनी नदी है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? जो लूनी नदी अरावली की पहाड़ी से निकलती है और कच्छ, ये देखिए कहीं ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश नहीं कर, वो अरब सागर प्रवेश नहीं करती, ये कच्छ के रन में ही अपने जल को गिरा देती है। किस में गिरा देती है? यह कच्छ का रन है, कच्छ के रन में ही अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, इसके बाद साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ जिले से, राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ जिले से हुआ है। किससे? राजस्थान के उदयपुर से के मेवाड़ जिले से हुआ है। यह नदी खम्बात की खाड़ी में, किसमें? खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी, माही नदी, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य के पर्वत से हुआ है। ये देखिए कर्क रेखा को काटती हुई ये दोबारा से प्रवेश करती है, यानी कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। यही एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। यानी कोई एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कर्क, वह उस नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को दो बार काटती हो, तो कौन सी नदी होगी आपकी? माही नदी होगी आपकी। ठीक है, और यह नदी भी आपका कहाँ जल गिराती है? आपका खम्बात की खाड़ी में। इसके बाद नर्मदा नदी, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल की अमरकंटक की चोटी से हुआ है। किससे? अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह नदी भी अपना जल खम्बात की खाड़ी में गिराती है। खम्बात की खाड़ी में गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, या कह सकते हैं अरब सागर में गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, इसके बाद महादेव के पठार से ताप्ती नदी का हुआ है उद्गम। सूरत, ये खम्बात की खाड़ी में भी अपना जल गिराती है। सूरत इसी नदी के तट पर स्थित है। सूरत इसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आपका
गुजरात के गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद, गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। मांडवी, मांडवी और ज्वारी ये कहाँ की नदियाँ हैं? गोवा की। ठीक है। शरावती और गंगावेली कर्नाटक, कर्नाटक की नदी है। पेरियार नदी, पेरियार नदी कहाँ की है? केरल की नदी है। भारतपुजा ये भी केरल की है, ये आपकी केरल की है। ठीक है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतपुजा। कौन सी है? भारतपुजा। अब देखिए ये क्या है तुम्हारे पास? बताइए। ये पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियाँ। ठीक है, इनका किरा मेरा रख लीजिएगा आप। मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भारतपुजा, यार ये रख ली। इसका नाम कम सुनाई देता है इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, क्योंकि अक्सर पेरियार नाम दे दिया जाता है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार दे दिया जाता है, लेकिन पेरियार ना होकर भारतपुजा सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, इसका आप चाहो देख क्रम रख लीजिए यार। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बेगाई, ताम्रपणी। ठीक है, क्रम चाहो तो याद रख लो। इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। माँ जब से गया मैं पानी भरने, माँ जब से गया पानी भरने, देखो माँ से मांडवी, जा से ज्वारी, सा से शरावती, गा से गंगावेली, पा से पेरियार, भा से भारतपुजा। ठीक है, क्रम याद रख लीजिएगा। इसका बता दें, लोकसभा में नहीं मिलेगा टिकट। इसका रख लीजिए, इसका क्रम देख लीजिए। लोकसभा में लिख लीजिए, लोकसभा में नहीं मिलेगा टिकट, लोकसभा में नहीं मिलेगा टिकट। ठीक है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, इसका क्रम याद रख लीजिए। दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? झारखंड के पठार से। ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी, ये उद्गम कहाँ से होता है? उड़ीसा के उछर की वजह से। कहाँ से होता है? झारखंड के पठार से। ठीक है, हुगली नदी, दामोदर नदी हुगली नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? ये देखिए, पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के मध्य में मिल जाती है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से है? रांची के पठार से ही है। ठीक है,
रांची के पास जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। देखिए जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है? रांची के पठार से। ठीक है। बैतरणी नदी इसका है उड़ीसा के क्योंझर से, उड़ीसा के क्योंझर से, के क्योंझर समझ आ रहा है? उड़ीसा के क्योंझर से किसका है? बैतरणी नदी का। ठीक है। अब देखिए ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी हो गया सॉरी। अब देखिए महानदी, महानदी कहाँ से है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से, दंडकारण्य से, और यह उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। किस पे? उड़ीसा में। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा जानते हो आप लोग क्या है? नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा डेल्टा क्या है। एक्चुअली लेक्चर आपको जो है ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी इसमें है। अब देखिए इसके बाद देखिए गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और यह डेल्टा बनाती है आगे आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है। किन किन नदियों में बहती? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ का प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, में गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इसके नीचे दक्षिण में कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ। तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है और यह कहाँ प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, देखिए सिटी जरूर, स्टेट जरूर याद रख ली, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कहाँ प्रवाहित होती है? यहाँ प्रवाहित होती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है। मूसा, ये आपकी दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। कौन से? दाएं तट पर। ठीक है। और बाएं पे देख लीजिए, इसके बाएं सिरे पे, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां मूसा, भीमा, पिंडी। ठीक है। बाएं सिरे पे मैंने गोदावरी की नदियां नहीं बताई, बाएं सिरे पे और दाएं सिरे पे मिलने वाली नदियां। ठीक है, बता दे रहा हूं मैं। देखिए इसके याद करने तरीका, माँ तुम घर कब आओगी, इसका देख लीजिए। दाएं बाएं पे याद रख लीजिए, मूसा, भीमा, पिंडी। ठीक है। माँ घर तुम कब आओगी, माँ से मालप्रभा, घर से घाटप्रभा और तुम कब तुंगभद्रा। ठीक है। कहाँ से? कोयली नदी और है, चाहो तो लिख लो, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में वो। गोदावरी की सहायक नदियाँ देख लीजिए,
बाएं सिरे पर मिलने वाली देख लीजिए पहले, बाएं सिरे पर इसको लिख लीजिए, पेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, 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 पूर्णा, ये, और दाएं सिरे पे मिलने वाली देखिए मजीरा, दाएं सिरे पे मिलने वाली नदी कौन सी? मजीरा है। कौन सी है? मजीरा। अब देखिए, बहा बहा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, शॉर्टकट बहा बहा, पेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और पूर्णा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब पेना नदी, कर्नाटक में कोलार से निकली हुई पेना नदी। कहाँ से निकलती पेनार? कर्नाटक में कोलार से, कर्नाटक में कोलार से निकलती, कोलार, ठीक है। कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह मुख्य रूप से दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, नाडु। लेकिन इसका जल संग्रहण क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जल संग्रहण क्षेत्र कहाँ है? क्योंकि जल संग्रहण क्षेत्र हमेशा विस्तृत हो जाता है, क्योंकि इसमें अन्य सहायक नदियां भी आकर मिल जाती हैं। बेगाई, बेगाई, बेगाई तमिलनाडु के पास में बारसनाथ से बेगाई नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और लास्ट बची आपकी ताम्रपाणी पानी, इलायची पहाड़ियों से, इलायची पहाड़ी, कार्डमम या इलायची पहाड़ी, कार्डमम जानते हो ना, लास्ट पहला नहीं मालूम तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। कार्डमम पहाड़ी आपकी कहाँ है? इलायची पहाड़ी से आपकी ताम्रपाणी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसमें आपका कुछ और क्वेश्चन यदि रह गया हो यदि कोई क्वेश्चंस रह गया हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा आपको। हाँ, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अब मैं शुरू करूंगा, नेक्स्ट इंडियन मानसून। इंडियन मानसून में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वही क्वेश्चंस पुटअप वहाँ से उठाऊंगा कि जहाँ से एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और क्वेश्चंस के क्वेश्चंस भी, यानी प्री कम मेंस की स्टेज पे हम लोग चलेंगे। इसमें भी मैंने यही बताया, यदि आपका मेंस में क्वेश्चन आता तो बड़े आराम से कर लोगे। उत्तर भारत की नदियाँ पूछ ले या दक्षिण भारत की नदियाँ पूछ ले, उत्तर भारत की नदियों की विशेषता पूछ लो तो बता दोगे आप, दक्षिण भारत की विशेषता बता दोगे आप कौन कौन सी, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ क्या हैं? पुरानी नदियाँ हैं, पठारी प्रदेशों में बहती हैं, विसर्पों का निर्माण नहीं करती हैं, यही चीज़ तो है। और क्या पूछेगा वो, ठीक है। कगार पे बहती हैं तुम्हारी, जल प्रपातों का निर्माण करती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जबकि ये किसका निर्माण करती हैं? मैदानों का निर्माण करती हैं उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे हम इंडियन मानसून पे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।